से इश्क की रही। आन्या की आंखों से बहते आंसू देख और उसकी सिसकियां सुन अद्विक ने अपने हाथों की पकड़ थोड़ी सी ढीली कर दी और आन्या के पास होकर फुसफुसाते हुए बोला, अद्विक राठौर कुछ भी कर सकता है, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। तुम तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता है मुझे। देखो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को मार चुका हूँ। तुम्हारे सारे अरमान खत्म हो जाएंगे जो तुमने आज तक चाहे है। सब कुछ सुहा जो मेरा है उसे मैं दूसरों का रहने नहीं देता। हर हाल में वो मेरा होकर रहता है जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझी। तुम्हारी इस मेहंदी पर मेरे नाम का टैग न हो पर तुम पर मेरा टैग लग चुका है, वो भी मेरे ही हाथों, जो कुछ दिन का नहीं उम्र भर नहीं हटने दूंगा। आन्या ने उस वक्त भी अपनी आंखें बंद रखी क्योंकि अद्विक उसके बहुत करीब था। उसकी पकड़ से वो छूट नहीं सकती थी और पास होना उसका बर्दाश्त न हो रहा था। तभी अद्विक उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, देखो ना माय वाइफी, अपने ये हाथ देखो। बस कुछ दिन और फिर तुम्हारे इन हाथों में ना मैं खुद अपने नाम की मेहंदी लगाऊंगा। लाल रंग से भी गहरा रंग होगा फिर तुम्हारे हाथों का। ऐसा रंग, ऐसी मेहंदी तो आज तक किसी को न लगी होगी, सिर्फ तुम्हें लगेगी। यू आर वेरी लकी। अब अद्विक राठौर तुम्हारी लाइफ में आया है तो ये सब पॉसिबल है। फिर कहना, अद्विक जी ये मेरी मेहंदी देखो। मुझे क्या सबको दिखाना और बोलना माय डेविल हंसबैड के नाम की मेहंदी है। मोहब्बत में भी रंग ऐसा न आता होगा जितना मेरी नफरत का आएगा। मिसेज राठौर तुम्हारे हाथों पर। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आन्या, ये सबसे डिफरेंट शादी मुबारक हो। और शादी का पहला तोहफा तुम्हें मेरी ओर से मिलने वाले ये आंसू। दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को खुशियाँ, एक्सपेंसिव चीजें देता होगा। मैं तुम्हें दर्द दूंगा जो तुम्हें एहसास दिलाएंगे। तुम मेरी हो और मेरे खिलाफ नहीं जा सकती हो। आन्या को खुद से दूर धकेलते हुए। एक तो आन्या को इतनी चोट आई थी, ऊपर से अद्विक की उन बातों ने और गंदे बर्ताव ने उन जख्मों पर नमक डालने जैसा काम कर दिया। उस वक्त आन्या के तन और मन दोनों पर वो दर्द बेहिसाब हावी हो गया। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई कि अंदर अंदर मानो टूट रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। वो उस वक्त बस उस दर्द का घूंट पी रही थी जो उसकी तकलीफ बढ़ाए जा रहा था। उसकी आवाज दब चुकी थी, बस उस दर्द को सहते उसकी सिसकियां और सांसों का शोर सुनाई पड़ रहा था। आंखें अभी भी बंद थी, आंसू बहना जारी रहे। तभी अद्विक आन्या को फिर बाहों से पकड़ते हुए बोला, आई से आंखें खोलो जस्ट नाउ। पर वो खोले कैसे, बंद आंखों से वो सब सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। अद्विक को देखना तक नहीं चाहती थी, पर अद्विक कहाँ तरस खाने वाला था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना आन्या के आंसुओं से ना दर्द से। अद्विक के चेहरे पर बस गुस्से के भाव थे उस वक्त। वो फिर उस पर जोर से चिल्लाया, आंखें खोलो। तभी आन्या अद्विक की ओर देखते अपनी आंखें खोलती है और होंठ दांतों से दबा लेती है। अद्विक ने आन्या की आंखों की ओर देखा जो लाल हो चुकी थी। ये देख वो आन्या के आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए बोला, ये आंखें गुस्से से लाल है या रोने से मिसेज राठौर। आन्या को अपने करीब करते हुए। तभी आन्या अपना चेहरा पीछे कर लेती है और सिसकियां भरते कहती है, अद्विक राठौर, जानकर अनजान बनना कोई आपसे सीखें। खुद जख्म देने वाला उन जख्मों की वजह मुझसे पूछ रहा है। शर्म कीजिए थोड़ी तो, आपको आपके किए का एहसास भी नहीं हो रहा। किस पत्थर के बने हैं आप। बुरे से बुरा जानवर भी रहम कर ले चोट पहुंचाने में, पर आप तो जानवर से बदतर है। इतने गिरे हुए हैं कि सिर्फ तकलीफ देना आता है दूसरों को। ऐसी हरकत सिर्फ अद्विक राठौर ही कर सकता है और इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। भले ही आपके डर से सब चुपे बैठे हो, पर उनके अंदर से आपके लिए बद्दुआ ही निकल रही होगी आपकी शर्मनाक हरकतों पर। इतने सब के बाद भी आन्या को ऐसे बोलते देख कि अभी भी वो उसे सुना रही है। इतने दर्द के बाद भी इसमें इतनी हिम्मत है कि आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रही है। जहां उसकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए थी वहां आन्या उसे बुरा बुरा कह रही है।
खुद का दिया दर्द तो दिख रहा है साफ अद्विक को आन्या के चेहरे पर, बट अद्विक का डर अभी भी नहीं है आन्या की आंखों में। ये सब अद्विक आन्या को गुस्से से घूरते हुए सोचता है। तभी आन्या बोली, क्या सोच रहे हैं आप, यही ना कि डर क्यों नहीं डरती मैं आपसे, आप मुझे दर्द दे सकते हैं, डर नहीं अद्विक राठौर, आपका दिया दर्द तो मैं सह लूंगी, पर इतने सब के बाद भी डर ना पैदा कर पाए आप, ये न सह पाएगा अद्विक राठौर, राइट? अपने आंसू पोंछ हल्का सा मुस्कुराते हुए अद्विक तभी आन्या का मुंह पकड़ लेता है। बहुत जुबान चल रही है ना, जस्ट शट अप, रस्सी जल गई पर बल ना गया, एक पल नहीं लगेगा तुम्हारी ये जुबान काट कर फेंकने में। ये सुनते ही आन्या की आंखें फैल गई, वो अद्विक की ओर बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से देखने लगी। तो अद्विक फिर बोला, हैरानी क्यों हो रही है वाइफी, अब तो जानना शुरू कर दो मुझे, ना मुझे हरा सकती हो तुम, ना मुझसे जीत सकती हो तुम, सो ये सब ना करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे आगे कुछ नहीं होना, तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो पर हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए जुबान बंद और ये आंखें नीचे, सो जो करना है कहना है सोच समझ कर, वरना अंजाम जिसका बहुत बुरा हो सकता है, जिसे सिर्फ तुम भुगतोगी। ये सिर्फ ट्रेलर था मिसेज राठौर, पूरी फिल्म अभी बाकी है, हर चीज की इंतहा होती होगी, पर अद्विक राठौर से तुमको मिलने वाले दर्द का कभी कभी अंत नहीं होगा, ये भूलना मत, और अगर भूल भी जाओ ना तो एक नजर खुद की हालत पर डाल लेना, मेरा दिया हुआ ये तोहफा, चोटों की ओर इशारा करते, तुम्हें भूलने नहीं देगा कि अब तुम अद्विक की हो, अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। और फिर भी ना समझी तुम, तो मेरे पास और भी रास्ते हैं, कहते अद्विक ने आन्या का मुंह छोड़ते उसे धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर जा गिरी। अद्विक उसी वक्त वहां से चला गया। आन्या अद्विक को जाते देखते हुए नीचे से उठी और एक नजर अपने बाहों पर लगी चोट की ओर देखा, आंखों से आंसू छलक कर उसके हाथों पर जा गिरे। अद्विक अंदर की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर सामने खड़े बुजुर्ग पर पड़ी। वो दादू कहते उनके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग दादू। उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर, ये अद्विक के दादाजी है अरुण राठौर। राठौर मेंशन में अद्विक और सिर्फ उसके दादाजी रहते हैं और कुछ 3-4 नौकर चाकर, वो भी सिर्फ आदमी जिन्हें अद्विक ने अपने दादाजी के ख्याल और घर के रखरखाव के लिए रखा हुआ है, जिनसे अद्विक सिर्फ सुबह मिलता है ऑफिस जाने से पहले, चाहे फिर अद्विक उनके साथ ब्रेकफास्ट करे या थोड़ी देर बाद, बस इतनी सी मुलाकात होती है एक घर में रहने के बावजूद इन दादा पोते की, क्योंकि फिर वो पूरा दिन अपने ऑफिस में बिजी, दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन देर रात घर लौटता है, जिससे उसकी कभी तो दादाजी से मुलाकात हो जाती है तो कभी उसके आने से पहले अरुण जी सो जाते हैं। दोनों एक दूजे से बहुत प्यार करते हैं। अरुण जी अद्विक को आदि बुलाते हैं तो अद्विक उन्हें प्यार से दादू। पूरी दुनिया में सिर्फ अरुण जी ही है जिनके साथ अद्विक ज्यादा सख्त नहीं है, क्योंकि अद्विक के लिए उसके दादू सब कुछ है और अरुण जी का भी अद्विक प्यारा और लाडला है। पर अद्विक के ऐसे बर्ताव की वजह से वो अपना प्यार अद्विक पर पूरा जता नहीं पाते और अद्विक भी उनसे खुलकर कुछ ना कह पाता है, इसलिए नॉर्मल बातें होती है हमेशा दोनों के बीच, ना वो पूछ पाते कुछ ना अद्विक कुछ उन्हें बताता, पर दोनों एक दूजे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अद्विक ने जैसे ही गुड मॉर्निंग कहा तो अरुण जी उसकी ओर देखते बोले, किसकी गुड मॉर्निंग है आज, आदि तुम्हारी या सबकी? अद्विक समझ गया कि अरुण जी किस बारे में कह रहे हैं तो वो बोला, चलिए दादू ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। अद्विक की बात पर अरुण जी बोले, कल रात से जो हो रहा है और अभी जो हुआ उस बारे में तुमसे कुछ पूछने की इजाजत है आदि। अद्विक कुछ ना बोला और वहाँ से जाने लगा तो अरुण जी बोले, पता था नहीं बताओगे, क्योंकि अद्विक राठौर किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझता है ना। ये सुन अद्विक उनके सामने आया और मुस्कुराते हुए अरुण जी के कंधों पर बाहें रखते हुए बोला, कितनी बार कहा है पूरी दुनिया से मेरी इस दुनिया को ना तो कंपेयर किया कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ भीड़ है और आप मेरी लाइफ,
अद्विक राठौर मैं सबके लिए हूँ, आपके लिए, सिर्फ आपका आदि एंड दादू। आप ना ये डायलॉग बाजी मत किया करो, मैं नहीं पिघलने वाला। चाहे आप गैरों के लहजे अपना कर मुझसे बात कर लो, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना होगा तो मैं खुद बता दूंगा, और जो हो रहा है उसका जवाब आपके पोते के पास नहीं है। आई होप आप बार बार नहीं पूछेंगे। एनीवे मैं रेडी होकर आता हूँ, आप भी अंदर आ जाइए, कहकर अद्विक अंदर चला गया। अरुण जी ने मुड़कर अंदर की ओर देखा और फिर लॉन में खड़ी आन्या की ओर, जो अभी भी रो रही थी। ये देख अरुण जी खुद से बोले, समझ नहीं आता आदि तू क्यों ऐसा बन गया है। कुछ कह भी नहीं सकता, ना पूछ सकता हूँ, जब तक तू नहीं चाहेगा बताएगा भी नहीं। तुम्हें अपनी करनी होती है बस, और तू इकलौता है मेरा, और मैं नहीं चाहता तू मुझसे दूर हो। मेरी रोक टोक पर भी तू नहीं मानेगा। मैं समझा समझा कर थक गया, अब तो मैं भी हार गया। न जाने क्या हुआ है तेरे साथ, मुझे भी नहीं पता चलने देता। कुछ दूर भागता है जब भी कुछ जानना चाहूँ। जिसकी सजा तू खुद के साथ सबको देता है। माना कि किसी से बेटा तुम्हें मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, पर इतनी भी बेपरवाही अच्छी नहीं होती। और इस बार तो हद ही हो गई है। इस बच्ची के साथ क्या किया है तूने? है कौन ये? तभी अरुण जी ने राधे ओह राधे कहते किसी को आवाज लगाई कि तभी एक आदमी अंदर से दौड़ा आया। वो घर का एक नौकर था जिसका नाम राधे है, जो हमेशा अरुण जी के साथ रहता है और सालों से इसी घर में काम कर रहा है। वो अरुण जी के पास आकर बोला, जी साहब। राधे की बात पर अरुण जी बोले, जल्दी जाकर पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अरुण जी की बात पर राधे हैरानी से बोला, दवाइयों वाला डिब्बा मालिक? अरुण जी उसकी ओर देखते हुए बोले, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, दवाइयों वाला डिब्बा। अरुण जी की बात पर राधे बोला, पर मालिक? अरुण जी उसकी ओर घूरते हुए बोले, सच में अंधे हो या अंधे होने का नाटक कर रहे हो? रसोई की खिड़की से बाहर हुआ वो तमाशा देख चुके हो ना, फिर भी वजह पूछनी है? जो बोला है वो करो जाकर। ये सुनकर राधे ने अपनी नजरें झुका ली और वहीं खड़ा रहा। उसको ना जाते देख अरुण जी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर दे मारी। छड़ी की आवाज सुनते ही राधे हाथ जोड़ बोला, मालिक मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर अद्विक बाबा। राधे की बात पर अरुण जी बोले, उसके सामने तुम सब अंधे बन जाते हो, नजरें फेर लेते हो, तो क्या मेरे सामने तुम्हें बहरा बनना है? और हाँ, तुम सब डरते हो, उससे मैं नहीं डरता, और अभी के अभी जो बोला है वो करो, वरना मेरी लाठी और तुम्हारा सिर। ये सुनते ही राधे अपना थूक निगलता है और लड़खड़ाती आवाज से बोलता है, अभी लाया, जल्दी। अरुण जी ने फिर छड़ी जमीन पर जोर से रखते कहा तो राधे जी कहते अंदर की ओर भाग गया। अरुण जी दाएं बाएं गर्दन हिलाते हुए बोले, प्यार की भाषा किसी को समझ ही नहीं आती है। अद्विक राठौर के साथ रहकर सब उसके जैसे हो गए, और इन्हें अब भाषा भी उसी की समझ आती है। अजब गजब है ये दोनों दादा पोते। पूरी दुनिया पर इन दोनों की चल सकती है, पर एक दूजे पर नहीं। बड़े वाले जिद्दी अद्विक बाबा से सब डरते हैं सिवाय मालिक के, और अद्विक बाबा सबको काबू में रख सकते हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता यहाँ। पर मालिक को वो कुछ नहीं कह सकते हैं, और मालिक भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरी तो समझ से ही बाहर है। राधे अपना सर खुजाते किचन की ओर बढ़ते खुद से ही बोले जा रहा था कि तभी वो अद्विक से जा टकराया। अद्विक के हाथ में कॉफी मग था, जिससे कॉफी छलक कर जमीन पर जा गिरी। अंधे हो क्या? कॉफी मग गुस्से से फेंक राधे पर चिल्लाते हुए। राधे हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ माफ करना अद्विक बाबा। वो राधे की बात पर अद्विक बोला, क्या वो देखकर नहीं चला जाता? तुमसे घुसे ही जा रहे हो इडियट। राधे नजरें झुकाए फट से बोला, गलती हो गई, वो मैं जल्दी में था। अद्विक गुस्से से बोला, तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट रही थी जो तुम्हें मैं भी ना दिखा? अद्विक की बात पर राधे बोला, वो मालिक? बाहर की ओर हाथ करते अद्विक बोला, क्या? राधे डरा सा बोला, वो।
अद्विक जोर से चिल्लाते हुए बोला, बोलो। तू राधे बोला। वो मालिक ने दवाइयों वाला डिब्बा मंगवाया है, बाहर जो लड़की है उसकी मर्म पट्टी करना चाहते हैं मालिक। राधे नजरें झुकाए एक ही सांस में बोलता है तो अद्विक उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए बोला, बट रबिश कोई जरूरत नहीं है उस लड़की पर दया दिखाने की, समझे। तभी राधे डर कर पीछे हो गया और थूक निगलते अद्विक की ओर देखते बोला, अद्विक बाबा वो मालिक। राधे की बात पर अद्विक बोला ना, नहीं, और तुम जाकर मेरे लिए कॉफी बनाओ जो तुमने गिरा दी, गो। तभी अरुण जी अंदर आ गए और जमीन पर अपनी छड़ी बजाते बोले, जो काम राधे तुझे पहले बोला गया है तू वही करेगा। राधे ने फट से दरवाजे की ओर देखा। अद्विक भी दादू की ओर देखते कहता है, राधे मेरी कॉफी। राधे कभी दादू को देखता तो कभी अद्विक को। तभी अरुण जी बोले, कॉफी बाद में भी दी जा सकती है। अद्विक राठौर को दया नहीं आती है तो इसका ये मतलब नहीं सब निर्दयी है यहाँ। ये सुन अद्विक राधे पर चिल्लाते हुए बोला, तुम यही खड़े हो, आई से गिव मी माई कॉफी जस्ट नो। अरुण जी भी चिल्लाते हुए बोले, सुना नहीं तुमने राधे, मैंने जो काम कहा था वो अभी करो। ये तो तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता चाहकर भी, पर अगर तुमने मेरी ना मानी तो मैं तुम्हें अभी इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ये सुनते ही अभी लाया मालिक कहते एक नजर अद्विक को देख राधे किचन की ओर भागकर चला गया। राधे को ऐसे जाते देख अद्विक अरुण जी की ओर देखते बोला, आप ये सही नहीं कर रहे हैं दादू। अद्विक की बात पर अरुण जी बोले, जो कर रहा हूँ उसे तू गलत भी नहीं कह सकता है आदि, और ना मुझे रोक सकता है। ये सुनकर उसी वक्त गुस्से से तिलमिलाते हुए अद्विक वहाँ से ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया और अरुण जी बाहर की ओर वापस चले गए। राधे सालों से यहाँ इसलिए टिका था क्योंकि अद्विक तो एक छोटी सी गलती पर भी उसे अपने घर से कब का निकाल देता, पर अरुण जी उसे नहीं निकालने देते थे। सालों से साथ है, वफादार है, तो अरुण जी को राधे घर का सदस्य सा लगने लगा था। इसलिए राधे भी अद्विक की बात कभी टाल देता और अरुण जी की मान लेता, क्योंकि उनके आगे अद्विक अपनी नहीं चला सकता था और राधे को भी अपनी नौकरी प्यारी थी, इसलिए वो अरुण जी की साइड रहता और अद्विक गुस्सा करके रह जाता। अरुण जी बाहर आकर आन्या के पास पहुँचे तो आन्या ने अपनी आँखों के किनारे साफ कर उनकी ओर देखा। अरुण जी एक नजर आन्या पर डालते हैं और बोलते हैं, कौन हो आप? आन्या अपने बारे में कुछ नहीं कहती है, वो सिर्फ उनसे पूछती है, क्या आप मुझे यहाँ से जाने दे सकते हैं? ये सुनकर अरुण जी खामोश रहे तो आन्या हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ना, तो क्या करेंगे आप जानकर हमारे बारे में कि हम कौन है, क्योंकि जो हमें यहाँ लेकर आए हैं वो तो हमारा वजूद ही खत्म करने पर तुले हुए है, नम आँखों से। तभी अरुण जी कुछ कहते राधे वहाँ एक ट्रे में दवाइयों वाला डिब्बा और एक गिलास में पानी ले आया और पास आते ही बोला, मालिक। अरुण जी आन्या की ओर इशारा करते बोले, पानी पिलाओ और जख्मों में दवा लगाओ। राधे आन्या की ओर बढ़ने लगा कि आन्या ने हाथ आगे कर राधे को रोक दिया, नहीं चाहिए आपका कोई रहम। अरुण जी आन्या के हाथों की चोटों को देखते हुए बोले, दवा लगवाकर पट्टी करवा लो, नहीं तो ये जख्म ज्यादा तकलीफ देंगे। आन्या उनकी ओर आते कहती है, कौन से जख्म ज्यादा तकलीफ देंगे, मन पर लगे या तन पर? बाहरी जख्म तो माना ये दवा भर देगी, पर जो अंदरूनी है उनका क्या फायदा होगा आपकी इस मदद का, इस दवा का, क्योंकि ये शुरुआत है। जिसने इतने दर्द जख्म दिए हैं वो फिर देगा। ये जख्म सूखेंगे नहीं, उससे पहले ही वो इनको फिर कुरेद देगा। पुराना जख्म ठीक न होगा, फिर नया घाव मिल जाएगा मुझे। ये दवा आपकी बेअसर हो जाएगी, करनी ही है मदद। तरस आ रहा है हमारी तकलीफ पर, तो हमें पल भर के छुटकारे से अच्छा पूरी तरह से छुटकारा दिला दीजिए, जाने दीजिए हमें यहाँ से, निकालिए हमें यहाँ से, तब आपकी सही मायने में हमारी हेल्प और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नम आँखों से अरुण जी के सामने हाथ जोड़ते हुए आन्या बोली। ये सुनकर अरुण जी की आंखें नम हो जाती है। तभी आन्या फिर बोली,
कर सकते हैं आप ये हमें पूरी तरह इस दर्द तकलीफ से निजात दिला सकते हैं। उम्मीद से अरुण जी की ओर देखते जैसे ही आन्या ने अरुण जी से कहा कि क्या आप मुझे पूरी तरह से निजात दिला सकते हैं, तो अरुण जी बिन कुछ कहे अपनी नजरें झुका लेते हैं। तो आन्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आपकी खामोशी ने जवाब दे दिया है, आप जा सकते हैं, हमें नहीं चाहिए किसी भी तरह की कोई हेल्प, ये भी ले जाइए। राधे के हाथ में पकड़ी ट्रे की ओर इशारा करते तभी राधे ने आन्या से कहा, आप ऐसा मत कहिए, अद्विक बाबा के खिलाफ जाकर उनके दादाजी ने, मेरा मतलब मालिक ने आपके लिए ये सब मंगवाया है, आप दवा लगा लीजिए, अद्विक बाबा कुछ नहीं कहेंगे, आपके घाव भर जाएंगे, दर्द भी कम होगा। आन्या ने नम आंखों से अरुण जी की ओर देखकर कहा, खत्म तो नहीं होगा ना? राधे बोला, पर तभी अरुण जी अपना हाथ आगे कर राधे को चुप रहने को कहते हैं और आन्या से बोलते हैं, जो मदद कर सकता हूँ वो तो करने दो, वो तो जिद्दी है, तुम भी जिद में खुद को तकलीफ दे रही हो, वो नहीं समझ रहा है अच्छा बुरा, पर बेटा तुम तो समझो। अरुण जी की बात पर आन्या बोली, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आप मुझे समझा रहे, मुझे कह रहे हैं, अच्छा बुरा बता रहे हैं, तो आप तो दादाजी है ना, उनके बड़े हैं, तो आप उनसे क्यों कुछ नहीं कहते? वो मनमानी कर सकते हैं पर आप उन्हें क्यों कुछ कह नहीं सकते? माफ करना, अगर आपने उनकी अच्छे से परवरिश की होती, अच्छे संस्कार दिए होते, तो आज वो ये ज्यादती ना करते और ना आपको यूं अपने पोते के खिलाफ जाकर मदद करनी पड़ती, क्योंकि फिर वो ऐसा कुछ करते ही नहीं। क्या फायदा आपका बड़े और उनका दादा ही होने का, जब आप उन्हें रोक टोक ही नहीं सकते गलत करने पर? शुरू से ही आपने बड़े होने का फर्ज निभाया होता तो आज आपको भी ये दिन न देखना पड़ता। आपकी आंखों के सामने आपका पोता एक लड़की के साथ कितना बुरा कर रहा है, अच्छा तो आपको भी नहीं लगा होगा, लगता तो मुझ पर तरस न आ रहा होता आपको, और ये सब लेकर आप यहाँ नहीं होते, दवाइयों की ओर हाथ करते। और कैसे पोते हैं वो उनके किए पर आपकी जुबान बंद और नजरें झुक जाए। अरुण जी कुछ बोलते तभी पीछे से अद्विक ने जोर से आवाज दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादू से इस तरह बात करने की? सबने अद्विक की ओर देखा और गुस्से से आन्या की ओर आया और अंगुली दिखाते हुए, जस्ट शट अप, तुम पर मेरे दादू को थोड़ा रहम क्या आ गया, तुम तो ज्ञान ही देने लगी। अद्विक की बात पर आन्या बोली, जो कहा सही कहा है अद्विक राठौर, आपके खिलाफ जाकर ये मेरे लिए दवा ला सकते हैं, तो आपके खिलाफ जाकर मुझे यहाँ से जाने देने की हिम्मत क्यों नहीं है इनमें? सच में बड़े हैं आपके, तो बड़े तो छोटों को समझाते हैं, इन्होंने तो चुप्पी साध रखी है, या आपके जैसे इन्हें भी तमाशा करना देखना पसंद है? और हाँ, आपको इतनी ही अपने दादू की इज्जत प्यारी और उनसे प्यार है, तो अपने गलत कारनामों से क्यों उनका सिर झुका रहे हैं? देखिए, मैं तो इनकी कोई नहीं लगती, फिर भी इनकी आंखें नम है मुझे तकलीफ में देखकर, पर जिसने तकलीफ दी उसे कुछ नहीं कह सकते, क्या मजबूरी है इसके पीछे? और आप तो इनके अपने हैं जो गलत कर रहे हैं, सोचा है इनके मन पर क्या बीत रही होगी, या आपको सब पर अपना रौब दिखाने की आदत है? ये भी सबके जैसे डरते हैं आपसे, परायों का क्या सोचेगा अद्विक राठौर, अपनों का भी जो नहीं सोचता। ये सब सुनकर अद्विक गुस्से से आन्या की तरफ कदम बढ़ाता, तभी अरुण जी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर दे मारी। अद्विक अपनी नजर आन्या से हटाकर उनकी ओर देखता है, तभी उन्होंने कहा, सही कह रही हो तुम, इसकी जिद और अपने पोते के मोह में विवश हूँ, जो हो रहा है वजह भी नहीं जानता हूँ, ये करता है जो भी उस पर कभी मैं सवाल नहीं करता, मुझे नहीं पता था मेरा आदि ऐसा भी करेगा, गुस्से से वाफिक हूँ, इसके पर ऐसा भी कर जाएगा नहीं सोचा था, और आज जो किया है उसका तो ये जवाब भी नहीं देगा। इसे आज गलत नहीं कह रहा तो सही भी नहीं कह रहा हूँ मैं, सोचा अपने पोते के दिए जख्मों पर दवा लगाकर कुछ तो अच्छा कर दूं तुम्हारे साथ, ये तो पता नहीं क्यों और क्या सोच कर रहा है ये सब, पर इतना जान गया हूँ ये अगर जिद्दी है तो तुम भी महाजिद्दी हो। इतना कह अरुण जी ने अद्विक की ओर देखा और उसी वक्त वहाँ से चले गए।
आन्या उन्हें जाते हुए देख रही थी, तभी राधे हाथ में पकड़ी ट्रे की ओर इशारा करते हुए बोला, ये। तभी अद्विक ने ट्रे के जोर से हाथ मारा और वो राधे के हाथ से नीचे जा गिरी। कोई जरूरत नहीं है इस पर रहम दिखाने की, कोई दवा लगाने की, ना दादू को और ना ही तुम्हें। जाओ यहाँ से, फिर ये सब करते तुम इसके पास नजर भी आए ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहते अद्विक राधे पर चिल्लाया तो राधे उसी वक्त वहाँ से भाग गया। तभी आन्या बोली, सही है, जैसा सोचा था आप वैसे ही है निर्दयी मिस्टर राठौर। तभी अद्विक ने आन्या की बाहें पकड़ी और गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे दादू को ये सब कहोगी और उनका सहारा लेकर यहाँ से चली जाओगी, या उनके कहने पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? नेवर आन्या, ऐसा सोचकर तुम खुद को बेवकूफ बना रही हो। हाँ, मेरे दादू मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उन्हें रोकता भी नहीं। अभी वो तुम्हारे लिए दवा लेकर आए और आगे भी लेकर आ सकते हैं, इसका ये मतलब मत निकालना मैं उनकी सुनूंगा। तुम्हारे मामले में तो वाइफी मैं किसी की भी नहीं सुनेगा। मेरे दादू मेरी दुनिया है। आज के बाद इस तरीके से तुमने उनसे बात की या कुछ कहा तो ये तुम्हारा डेविल हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम्हें अंदाजा नहीं। अभी बातों से काम ले रहा हूँ, आगे क्या करूँ मैं भी नहीं जानता। दवा की नहीं, दर्द की आदत डाल लो तुम मेरे दादू से। मैं खुद ऐसे बात नहीं करता तो तुम कौन हो? तुम पर पूरा हक मेरा है और जो होगा मैं चाहूँगा वही। सो आगे से अपने लेक्चर अपने पास रखना और मेरे दादू के सामने एक हाथ जितनी जुबान बंद, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक ही सांस में बोलते हुए आन्या ने अद्विक की ओर गुस्से से देखते कहा, दिख रहा है आपका व्यवहार आपके दादू के साथ। प्यार है, दुनिया है, ये है वो है। इनफ मिस्टर राठौर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तभी अद्विक ने आन्या को पीछे की तरफ झटक दिया और उसी वक्त वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। आन्या अद्विक को जाते देख कहती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान, समझ से बाहर है, चाहता क्या है करता क्या है कुछ समझ नहीं आता है। इतना प्यार है, दुनिया है, दादाजी तो उन्हें ये सब करके कौन सी खुशी दे रहा है, और वो दादाजी इतना भी क्या मोह जो गलत है जानकर भी थप्पड़ लगाना तो दूर कुछ कह भी न सकते। सब डरते हैं इस डेविल कुमार से। अद्विक की गाड़ी बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। अद्विक गाड़ी से उतरा और बिल्डिंग के अंदर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर आ रहा था सब उसे हेलो सर कहते हाँ में सिर हिलाए जा रहे थे, पर अद्विक सीधा आगे बढ़े जा रहा था बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी को रिस्पॉन्स दे। जैसे ही अद्विक लिफ्ट की ओर बढ़ा तभी पियोन भागा उसके पास आया। अद्विक खिड़की से उसकी ओर आया और टेबल से कॉफी मग उठाकर पियोन से बोला, सुनो अनंत को अभी भेजो। ये सुनकर पियोन अद्विक की ओर देखकर नजरें झुका लेता है। अद्विक ने कॉफी मग टेबल पर छोड़ा और कहा, व्हाट हैपेंड? पियोन दबी सी आवाज में बोला, वो सर अभी अनंत सर आए नहीं है। अद्विक ये सुनते ही गुस्से से बोला, अभी तक नहीं आया है, कॉल करो जाकर उसे बोलो 10 मिनट में ऑफिस पहुँचे, अदरवाइज अपनी छुट्टी समझे। पियोन बोला, सर वो? अद्विक बोला, गेट आउट। और पियोन उसी वक्त कैबिन से चला गया। नहीं, सबने खुद को समझ क्या रखा है, ऑफिस है घर नहीं, टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कहते अद्विक ने वापस कॉफी मग उठाया और जाकर खिड़की के पास खड़ा होकर कॉफी पीने लगा। तभी फिर डोर नॉक हुआ। मैं आई कम इन सर। अद्विक बिना डोर की ओर देखे, बड़ी जल्दी आ गए तुम, बचा ही ली तुमने आखिरकार अपनी जॉब। अद्विक की ही उम्र का शख्स जिसका नाम अनंत है वो टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, सॉरी सर। और जॉब बचाने की नहीं बचाने की बात तो आपके हाथ में है, आप चाहे तो मुझे धक्के देकर अपने ऑफिस से निकाल सकते हैं विदाउट रिजाइन लेटर। तभी अद्विक उसकी ओर मुड़ते बोला, ये घर है या ऑफिस? अनंत अद्विक की ओर देखते फट से बोला, ऑफिस। अद्विक उसकी ओर आते बोला, तो घर समझने की भूल क्यों?
अद्विक की बात पर अनंत बोला, भूल हुई है सर, गलती नहीं, और भूल की तो माफी मिल सकती है ना। अनंत की बात पर अद्विक टेबल पर कॉफी मग छोड़ते हुए बोला, वजह जान सकता हूँ लेट आने की। अद्विक की बात पर अनंत बोला, जो सर आपने किया है उसकी वजह आप बताएं तो मैं भी बता सकता हूँ। ये सुनते ही अद्विक गुस्से से अपना एक कदम अनंत की ओर बढ़ाता, तभी अनंत टेबल से कॉफी मग उठाते बोला, बॉसगिरी बाद में झाड़ना, पहले कॉफी पीने दे यार, कल से कुछ ठीक से खाया पिया नहीं है, सुबह से एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। अद्विक ने उसकी ओर गुस्से से देखा तो अनंत कॉफी का घूंट भरते हुए, पहले ये पी लूं। ये सुनकर अद्विक ने ना में सिर हिलाया और उसी वक्त अपने कैबिन से चला गया। उसके जाते ही अनंत ने लंबी सी सांस ली और मुंह से फूंकते हुए बोला, बच गई जॉब भी और मेरी जान भी। जंगल में शेर के आसपास रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। थूक निगलते हुए अद्विक ने अद्विक की परवरिश को लेकर अरुण जी पर उठाया सवाल तो कैसा भड़का अद्विक, और उसने फिर गुस्से में आन्या की क्या हालत की। अरुण जी भी अपने पोते को नहीं रोक पाए। आखिर क्या विवशता थी दादू की? किस दोस्त ने अद्विक को दिया धोखा? कौन है अनंत? आखिर कैसे उगलवाएगा सच वो अद्विक के मुंह से जानने के लिए सुनते रहिए डेविल हस्बैंड, जुनूनी इश्क या नफरत। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।